हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू लो की बात चैनल। होप करता हूँ आपने डिफेंसेस इन लो वाली वीडियोस देख के आपको डिफेंस समझ भी आ गए होंगे लो ऑफ टोट के अंडर वाले। आज हम लाइबिलिटीज़ इन टोट पढ़ेंगे। तो लाइबिलिटीज़ इन टोड हम जनरल नहीं पढ़ेंगे, ये हम नो फॉल्ट लाइबिलिटीज़ पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास है विकेरियस लाइबिलिटी, स्टेट लाइबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इन सभी कंसेप्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इनको नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी कह देते हैं, नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी कह देते हैं। जो ये वाली लाइबिलिटीज़ हैं तीन, ये नो फॉल्ट लाइबिलिटी मीन्स हमारी गलती नहीं है, किसी के एक्ट के कारण हम लाइबल होते हैं लो ऑफ टोट के अंडर। तो सबसे पहले हम विकेरियस लाइबिलिटी पढ़ते हैं। विकेरियस लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। In general, rule of tort liability is that the person who caused damages must pay compensation। इसका मतलब ये है, जनरली इसका जो टोर्ट के जो जनरल प्रिंसिपल है, जनरल रूल है, उसका ये है जो पर्सन एक्ट करता है जिसके कारण किसी को डैमेजेस हुए हैं, वो ही कंपनसेशन पे करेगा। इंजरी के लिए जो रेमेडी है वो ही पे करेगा। इफ़ देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन defendant and the third party, then law can entitle liable to that third party if these essential are fulfilled। पर अब सबसे पर वैसे तो जिसके कारण इंजरी हुई है वो ही कंपनसेट करेगा, पर अगर उसने डैमेजेस कॉज किया है उसके उसके वो रिलेशनशिप में है किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, जिसने कोई एक्ट नहीं किया फिर भी वो लाइबल है। तो जो लॉ ऑफ टोर्ट है, जो लॉ ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी के अंदर उसको लाइबल ठहराया जा सकता है अगर कुछ एसेंशियल फुलफिल हो जाए। वो एसेंशियल क्या है, चलो एसेंशियल के पास चलते हैं। सबसे पहले विकेरियस लाइबिलिटी में दो मैक्सिमम यूज़ होती हैं जिसके अंडर आप केस फाइल कर सकते हो। अगर आप विकेरियस लाइबिलिटी में किसी बंदे को लाइबल ठहराना चाहते हो, थर्ड पार्टी वाले बंदे को लाइबल ठहराना चाहते हो, सबसे पहले वाली मैक्सिमम की है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। ये वाली जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेट द प्रिंसिपल लाइबल मीन्स जो मास्टर है, जो एग्जाम्पल ले लो, लेट द प्रिंसिपल लाइबल कैसे होगा। अब आपके स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं। स्कूल में आपकी कोई टीचर ने गलती कर दी, किसी बच्चे को मारा, थप्पड़ थुप्पड़ मारा, पर उसके लिए लाइबल प्रिंसिपल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ने टीचर को एक तरह से धमका के नहीं रखा था, या कह सकते हो धमका के, थोड़ा वर्ड गलत हो गया भी, अच्छे रूल नहीं, स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाए थे टीचर के। कुछ प्रिंसिपल के कुछ ऐसे हैं कि उसने पहले भी टीचर को कुछ नहीं कहा, तो टीचर के एक्ट के कारण मीन्स जैसे कि अब आपका कोई मालिक है, एग्जांपल लगा लो, आपका कोई मालिक है, उसके अंडर एम्प्लॉय काम करता है। अब उसने एम्प्लॉय को एक तरह से फोर्स किया कि तू ये काम करेगा ही करेगा और वो काम इलीगल है, उसने धमकी दे दी, वरना तू एक तरह से मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। तो उसके एक्ट के कारण जो हेड है वो लाइबल होगा कि उसने एम्प्लॉय से काम कराया। ठीक है, ये मैक्सिमम ऐसे काम करती है कि सुपीरियर ही लाइबल होगा। ठीक है, अब एसेंशियल के पास चलते हैं। देयर मस्ट बी रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो उसके अंडर काम ही नहीं करता होगा, अगर उसने ऐसी कोई काम करा लिया, वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाएगा। पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिर विकेरियस लाइबिलिटी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें कोई सुपीरियर नहीं होता, दोनों पार्टी सेम होती हैं। पर देयर मस्ट भी रिलेशनशिप होना चाहिए, आप उस बंदे के अंडर काम करने होने चाहिए, आप एम्प्लॉय होने चाहिए, तभी आप मास्टर को वो लाइबल ठहरा सकते हो। अब
अब एम्प्लॉय सर्वेंट की जगह आप एम्प्लॉय मान लो। सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में डिस्टिंक्स क्या है? वी ये हम कॉन्ट्रैक्ट के अंडर किसी को दूसरे थर्ड पार्टी को लायबल क्यों नहीं कर सकते और सर्वेंट के अंदर क्यों कर सकते हैं, ये पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप मास्टर सर्वेंट होनी चाहिए। मास्टर इज नॉट लायबल फॉर द टोट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अगर अगर आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो जिन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दूसरे बंदे के टोट कमिट करने के लिए मास्टर जो दूसरा बंदा है लाइबल नहीं हो सकता, बट मास्टर इज लाइबल फॉर टोट ऑफ अ सर्वेंट। पर अगर आप के एम्प्लॉय ने कुछ गलत काम किया है तो हेड जो है वो लाइबल हो सकता है। ठीक है, इन द केस ऑफ सर्वेंट ही और शी इज न वर्किंग अंडर डायरेक्शन ऑफ मास्टर। जो एम्प्लॉयमेंट की बात है, एम्प्लॉयर सिर्फ जो अपने हेड के डायरेक्शन के अंडर ही काम करता है, बट कॉन्ट्रैक्टर इज वर्क अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर वर्क अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट के जो काम बताए हुए उसके अंडर ही काम करता है। फॉर विच ही इज एग्री विद देयर फ्री विल। वो अपनी पूरी सहमति से एग्री हुआ है। अगर उसको दबाव देकर एग्री किया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ये हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे जब हम कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक पढ़ेंगे। एंड थर्ड, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है मोर फ्रीडम कंपेयर टू सर्वेंट। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में तो देखो यार, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसने कॉन्ट्रैक्ट का अपना प्रॉमिस पूरा करना है, दूसरे ने अपना प्रॉमिस करना है और वो फ्री हो जाएगा, तो उसके ऊपर वो कोई दबाव नहीं बना सकता अगला कॉन्ट्रैक्ट दे ना दे। पर सर्वेंट को पता है मैंने तो काफ़ी देर इसके अंडर ही काम करना है, अगर इसने मेरे को जॉब से निकाल दिया तो मेरे को इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाएंगे, तो उसको कई बार दबाव डालाया जा सकता है। पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता कि आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाहर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सेकेंड एसेंशियल क्या है? इसके दो ही एसेंशियल है। फर्स्ट एसेंशियल क्या था? देयर मस्ट बी रिलेशनशिप। मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, आप एम्प्लॉय होने चाहिए उस बंदे के अंडर। एंड सेकेंड एसेंशियल क्या है? सेकेंड एसेंशियल ये है कि द टोट मस्ट बी डन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं है कि हाँ आप घर आके कुछ काम कर दिया तो भी दूसरा बंदा लायबल होगा। आपने जो काम किया है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही होनी चाहिए, कि जो एम्प्लॉय का काम है उसके अंडर उसने कोई भी ऑन ड्यूटी कोई काम कर दिया, ऐसे लगा लो। ठीक है, अब इसके हम केस पढ़ते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड श्यामा देवी का केस है। इसमें क्या हुआ था? जो हमारी श्यामा देवी है, वैसे इन्होंने केस फाइल किया था, इनका नाम इधर आना चाहिए था। जो हमारी श्यामा देवी हैं, इन्होंने स्टेट बैंक के ऊपर केस फाइल कर दिया। क्यों? बैक स्टोरी जानते हैं। जो श्यामा देवी हैं, इनका कोई एम्प्लॉयमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जानता था, एक तरह फ्रेंड था। जैसे हम बैंक्स में जाते रहते तो हमारे वहाँ कुछ जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी दोस्त बन जाते हैं ना, तो इनका भी ऐसे ही कोई जानता था। इन्होंने बैंक के बाहर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे ही यारी दोस्ती में उसको कह दिया कि उसने कह दिया कि मेरे को पैसे दे दो, जब आप बैंक में आओगे मैं आपके साइन ले लूँ के डिपॉजिट करवा दूंगा। पर उसने पैसे लिए और वो रफू चक्कर हो गया, श्यामा देवी ने केस कर दिया कि ये तो आपका एम्प्लॉय था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय था। अब जो मेरे को लॉस हुआ है, मेरे पैसे चोरी हुए हैं, वो आप भरो, क्योंकि मैंने तो आपके एम्प्लॉय को पैसे दिए थे। स्टेट बैंक ने कह दिया ना ना श्यामा देवी जी, इन्होंने जो काम किया है ये आपने उसको अपनी फ्रेंडशिप के अंडर दिया है पैसे, ना कि हमारे एम्प्लॉय को। अगर हमारे एम्प्लॉय को देते तो बैंक के अंडर देते, आपने बैंक के बाहर पैसे दिए हैं। तो उसने जो काम किया है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर नहीं किया, तो बैंक नहीं लाइबल होगा। तो कोर्ट ने भी यही जजमेंट दी कि देयर इज़ नो वर्क अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप विकेरियस लाइबिलिटी के अंडर स्टेट बैंक को लाइबल नहीं कर सकते। ठीक है,
मैं कहता हूँ आज हम विकेरियस लाइबिलिटी समझते हैं, कल हम समझेंगे अदर टू लाइबिलिटी, और हमारा लाइबिलिटी वाला भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी और मेरा समझाने का तरीका भी अच्छा लग रहा। अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो समझ आई होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग 360 इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।